दहेज केस दर्ज करवाना अब थोड़ा मुश्किल और हो जाएगा पत्नियों के लिए, क्योंकि अब उनको यह भी प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारी जो शादी है वो वैलिड मैरिज है, कानूनी रूप से हमारी जो शादी हुई है वो एक वैध विवाह है। और अगर वो ये प्रूफ नहीं कर पाई तो फिर ऐसे में उनका मामला जो है वो दर्ज होने के लायक नहीं माना जाएगा। इस केस के अंदर भी ऐसा ही हुआ था कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के ऊपर दहेज केस दर्ज करवा दिया और अब वो हस्बैंड आ गया हाई कोर्ट के अंदर मामले को क्वेश्चन करवाने के लिए, जो कि हम 482 के अंदर क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। 482 सीआरपीसी का एक सेक्शन होता है, नए कानून में यही सेक्शन जो है 528 बन चुका है, 528 BNSS। इसके तहत में भी आप क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। 482 स्पेशली लगता है मुकदमे को क्वेश्चन करवाने के लिए, वैसे तो अलग अलग चीजों के लिए होता है, लेकिन अगर आपको भी कोई केस ऐसा है कि भाई आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई झूठा केस हुआ है तो आप उसको रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट में 482 के तहत में आप अपनी पिटीशन लगा सकते हो। क्यों लगाई है? इसलिए लगाई है क्योंकि भाई मेरी वाइफ ने जो मेरे ऊपर 498A का मुकदमा दर्ज करवा दिया है, लेकिन हम लोगों की तो शादी हुई ही नहीं है, और जब शादी ही नहीं हुई तो फिर मेरे ऊपर दहेज केस कैसे लगा? अब यहाँ पे आ गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष का आरोप है कि जबकि वास्तविक शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों लिविंग में रह रहे थे, कब? 13 मार्च 2023 से लेके 20 अगस्त 2023 तक वो लिविंग में रह रहे थे, वो हस्बैंड वाइफ नहीं थे। और आरोपी ने भाई उसने लगाया कि भाई मेरे को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, इसलिए आईपीसी की धारा 498 के तहत में क्या है, इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। वो लोग सिर्फ कुछ टाइम यानी कि कोई 4-5 महीने जो हैं वो एक साथ तो रहे हैं, लेकिन लिविंग में रहे हैं, हस्बैंड वाइफ नहीं है। कार्रवाई को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता विद्वान वकील ने तर्क दिया कि आरोपी और वास्तविक शिकायतकर्ता के बीच संबंध लिव इन रिलेशनशिप था, उनके बीच कोई कानूनी विवाह नहीं है, और जब तक कानूनी विवाह नहीं है तो यह प्रस्तुत किया जाता है कि आईपीसी धारा 498 के तहत दंडनीय अपराध इस मामले के तथ्यों को आकर्षित नहीं होगा। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा, किस बेस पे कहा? इन्होंने हवाला दिया एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का। ये रही वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, और एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये रही। 2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया है कि जब तक शादी वैलिड नहीं है तब तक जो है दहेज केस नहीं बनता। ये तो खैर लिविंग का मैटर है। कई बार क्या होता है, कई बार जो है एक लड़का लड़की शादी कर लेते हैं और उनकी पहले वाली शादी से उनका डिवोर्स नहीं हुआ होता है कानूनी रूप से कोर्ट से, तो जो उन्होंने सेकंड मैरिज की है ना वो इनवैलिड मैरिज है, तो यानी कि सेकंड वाइफ क्या नहीं करवा सकेगी, दहेज केस दर्ज नहीं करवा पाएगी। कई बार क्या होते हैं, कुछ लोग जो है अपना इस तरीके से शादी कर लेते हैं कि जो कानूनी रूप से मान्यता उनको नहीं मिलती है, जैसे कि बिना 7 फेरे लिए। बिना 7 फेरे लिए अगर कोई शादी करता है, जैसे सिर्फ वरमाला पहना दी, सिंदूर लगा दिया, वो शादी वैलिड नहीं है, वो शादी ही वैलिड नहीं है, तो फिर 498A नहीं लगेगा, है ना। कुछ लोग एक ऐसे मंदिर से शादी करवा लेते हैं जिस मंदिर की शादी जो है कोर्ट ने डिनाई कर रखा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि ऐसे मंदिर की शादी को जो है तवज्जुह नहीं दिया जाएगा, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो वहाँ से अगर शादी की है तो फिर जो है उसको भी वैलिड मैरिज नहीं माना जाएगा, तो फिर 498A का केस नहीं लगेगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का यहाँ पे हवाला देते हुए उन्होंने कहा, आईपीसी की धारा 498 के तहत अभियोजन के लिए आरोपी और पीड़ित के बीच एक वैध विवाह संबंध होना चाहिए। यानी कि 498A का केस तभी बनेगा जब उनके बीच में जो शादी जो हुई है वो वैलिड मैरिज हुई है। यह एक ऐसा मामला जहाँ एक दूसरी पत्नी कथित तौर पर अपने पति और पूर्व पत्नी के क्रूरता करते हुए कारण आत्महत्या कर ली। उक्त ये तो खैर उस केस की चलो आगे की समरी बता रहे हैं। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे बता दी है, देखो इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि आईपीसी की धारा 498 के तहत दंडनीय अपराध को आकर्षित करने के लिए सबसे आवश्यक घटक है कि एक महिला को उसके पति या पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता की अधीन करना। 498A का मुकदमा तभी बनेगा जब उसके पति ने या उसके पति के रिश्तेदारों ने उसको तंग परेशान किया हो, लेकिन पहले ये तो प्रूफ करो कि ये आपका पति है। पति शब्द का अर्थ है एक वैवाहिक पुरुष, विवाह में महिला का साथी। इस प्रकार विवाह एक घटक है जो महिला साथी को उसके पति की स्थिति में ले जाता है। विवाह का अर्थ है कानून की नज़र में विवाह। कानून की नज़र में कोई विवाह वैलिड कब होता है? जब उन्होंने शादी जो धार्मिक रूप से कंप्लीट की हो। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं हम कोर्ट मैरिज हमने की है। कोर्ट मैरिज वैलिड नहीं होती है, लेकिन अगर किसी ने पहले धार्मिक शादी कंप्लीट की उसके बाद कोर्ट मैरिज की है वो वैलिड हो जाती है। ये एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। और जैसे हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इन धर्मों में जो 7 फेरों का जो सिस्टम होता है वो 7 फेरे लेना कंपलसरी होता है। हिंदू मैरिज एक्ट HM में हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 भी यही कहता है कि 7 फेरे लेना जरूरी है। और अगर किसी ने बिना 7 फेरे लिए, चाहे उसने सिंदूर लगाया हो, उसने उसको मंगलसूत्र पहनाया हो, उसने चाहे उसको वरमाला पहनाई हो,
वो वैलिड ही नहीं मानी जाती है वो शादी। तो 7 फेरे होना ज़रूरी है, यानी कि धार्मिक रूप से शादी कंप्लीट होना ज़रूरी है। कागज़ तो बाद में बनते हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो दादा दादी रहे होंगे, उन्होंने कौन सा कोर्ट मैरिज की थी? उन्होंने भी धार्मिक रूप से शादी की थी, तो वो धार्मिक रूप से शादी वैलिड मानी जाती है। आगे देख लेते हैं। इस प्रकार कानूनी विवाह के बिना यदि कोई पुरुष एक महिला का साथी बन जाता है तो 498 के प्रयोजन पति शब्द के दायरे में नहीं आएगा। अगर वो लोग लिविंग में रह रहे हैं या बिना वैलिड मैरिज के एक साथ रह रहे हैं तो वो उसका पति नहीं कहलाएगा। और जब पति ही नहीं कहलाएगा तो फिर क्या 498 का केस बन जाएगा? तो कानूनी रूप से विवाहित साथी नहीं था, इसलिए 498 में निपटाए गए पति की परिभाषा के दायरे में नहीं आएगा। और जब परिभाषा में नहीं आ रहा तो फिर उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा? दहेज केस नहीं लगेगा। तो अब लड़कियों को ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारी जो शादी है वो एक वैलिड मैरिज है। और अगर वो यही प्रूफ नहीं कर पाई तो फिर आगे केस नहीं चलेगा। और इस केस को भी क्या कर दिया? निपटा दिया है, इसे रद्द किया जाता है। ठीक है, जो भी उन्होंने 498 के तहत में आरोप लगाए हैं वो अवैध है, उसे रद्द किया जाता है। ये जजमेंट है हाई कोर्ट का। मैं केस दिखा देता हूँ, इस केस के तहत में जजमेंट है। तो अब लड़कियों को ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारी शादी वैलिड है। लेकिन अगर वैलिड शादी होने के बाद भी अगर किसी ने झूठा दहेज केस दर्ज करवाया हो तो अब उससे कैसे बचा जा सकता है? तो 2026 के अंदर उससे कैसे बचना है, इसके लिए आपको जानकारी चाहिए। आप मेरे को कमेंट कर दो, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना जल्दी मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा सोल्यूशन के साथ में। थैंक यू। और ये जानकारी अच्छी लगी आप इसको लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब आप इसको ज़रूर कर लें। थैंक यू।